नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं आईपी कुमावत आज फिर आप एक नया टॉपिक लेकर के पहुंचा हूं आपके सामने। आज अपने करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। पिछला जो टॉपिक किया भारतीय संविधान का निर्माण, तो उसमें रवि जी बिरथड़िया ने क्वेश्चन पूछा है कि जो देसी रियासतें हैं क्या सभी ने भाग लिया। तो रवि जी, सभी ने भाग नहीं लिया था। एक हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने संविधान निर्माण में, जो संविधान सभा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। कोई भी प्रतिनिधि इसमें नहीं पहुंचा था। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि जो मुस्लिम लीग है वो अलग क्यों हो गई। तो देखो, बात ऐसे है कि मुस्लिम लीग पहले तो शामिल थी। जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन आता है उसमें 389 सदस्यों की बात करता है, चुनाव होते हैं। उसमें पहला कारण तो ये माना जाता है कि पूर्ण बहुमत नहीं था उनको। और दूसरी बात यह कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो योजना आती है उसमें ये संकेत दे दिए गए थे कि आपके लिए अलग एक देश का निर्माण किया जाएगा। उनकी मांग थी भी हम अलग देश का निर्माण करें, क्योंकि अधिनियम में ऐसा कुछ लिखा हुआ था जिससे कि वो स्वतंत्र रह सकती है कोई भी रियासत, या फिर अलग जो है शामिल होना चाहती है किसी देश में तो हो सकती है। तो इस प्रकार से वो अलग हो जाते हैं। तो पहले 389 सदस्यों की संख्या थी, और मुस्लिम लीग अलग होने के बाद में जो पुनर्गठन होता है उसमें 3/4 है, यानी 324 सदस्य रह जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन थे, इनका आंसर आप देख लेना सर। अच्छा, अभी जो मैं आगे आज अपने करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सब जानते हैं कि कुछ विशेषताएं ऐसे हैं जो सभी को पता है। जैसे भारत जो है, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा और विशाल संविधान है। अगर मैं पहली विशेषता की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो विस्तृत, विश्व का सबसे विशाल संविधान, विशाल संविधान, सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। देखो, हर देश का या हर देश को कानून चलाने के लिए या शासन चलाने के लिए कानून की जो व्यवस्थाएं होती है, संविधान का निर्माण करना पड़ता है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का है। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो 147 अनुच्छेद हैं, और अगर मैं दक्षिण अफ्रीका की बात करूं तो 153 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं 128 अनुच्छेद हैं, और अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो केवल 7 अनुच्छेद हैं। तो सबसे छोटा जो संविधान है वो अमेरिका का है, और सबसे बड़ा या विस्तृत जो है वो विशाल जो है संविधान किसका है, भारत का सबसे विशाल संविधान है। 395 अनुच्छेद है इसमें, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। नंबर 2 की मैं बात करूं तो लिखित संविधान है भी, भारत का लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। देखो, कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अलिखित संविधान है। जैसे मैं बात करूं ब्रिटेन है, इजराइल है, ये जो है न्यूजीलैंड है, और सऊदी अरब है। ऐसे देश हैं जिनके अलिखित संविधान है, जिनमें कहीं लिखा नहीं है, लेकिन रूढ़ि और परंपराओं के आधार पर जो है कानून व्यवस्थाएं उन्होंने बना रखी है। परंपराएं ऐसी चली है या परंपराएं ऐसी बना रखी है उन्होंने, जिससे कि वो कोई दिक्कत नहीं है प्रशासन को चलाने में। तो यहाँ जो है लिखित संविधान है, लिखा हुआ है। और इसके साथ अपने यह भी कह सकते हैं कि ये एक जो है निर्मित संविधान है, विकसित संविधान नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये निर्मित संविधान है, निर्मित संविधान। देखो, संविधान एक निर्मित होता है, एक विकसित संविधान होता है। एक निर्मित संविधान होता है और एक विकसित संविधान होता है। विकसित होता है धीरे धीरे क्रमिक विकास जो होना है, हम मान सकते हैं। जबकि निर्मित का मतलब होता है हमने बनाया है, निर्मित किया है, बनाया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, निर्मित संविधान कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं विशेषता की बात करूं तो निर्मित संविधान के बाद में अनगण्य, देखो अनगण्य, इसको हम कठोर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और अनगण्य और नगण्य, नगण्य का मतलब हम लचीला भी बोल सकते हैं, लचीला, ठीक है ना, लचीला, ठीक है। नगण्य का समन्वय, देखो संयोग है, हमारे संविधान की विशेषता है कि हमारा संविधान अनगण्य यानी कठोर संविधान भी है और लचीला संविधान भी है।
हमारे संविधान की विशेषता नगण्य संविधान भी है और नगण्य भी है। अब कठोर कैसे है और लचीला कैसे है ये समझ लेते हैं। तो कठोर का मतलब ये है भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ विधानसभाओं से अनुमति लेनी पड़ती है, प्रत्येक राज्यों से अनुमति लेनी पड़ती है, ये तो कठोर संविधान हो गया। कुछ ऐसे उपबंध है जैसे राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, राज्य का नाम में परिवर्तन करना हो, तो उसमें किसी राज्य से अनुमति लेने की जरूरत नहीं, एक साधारण बहुमत होता है उससे पास करके और कानून बनाया जा सकता है। तो हमारे संविधान की विशेषता है कठोर भी है, लचीला भी है, कठिन भी प्रावधान किए गए हैं और लचीले सरलता में बनाया गया है, ये अपने विशेषता है। नंबर 5 की बात करूं तो मैं मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है। वो बात अलग है कि मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हम अनुच्छेद और भाग कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा इस पर जिक्र किया था अपने मूल कर्तव्य का। तो मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे, मूल संविधान में नहीं थे। लेकिन मूल अधिकार व्यक्ति के स्वयं के अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार हमारे संविधान में समावेश किए गए हैं, तो ये एक विशेषता है। मूल अधिकार जो है हमारी संविधान में विद्यमान है। उसके बाद मैं बात करूं पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो संविधान है, वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है, बल्कि सभी को समान धर्मों में मानता है, सभी को समान रूप से देखता है, किसी एक धर्म को न मानकर सभी को समान रूप से मानता है, स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पंथ या किसी भी मत के आधार पर किसी भी धर्म में वो जा सकता है बगैर किसी भेदभाव के, चाहे जाति हो, चाहे लिंग हो, चाहे किसी के आधार पर, बगैर भेदभाव के वो किसी भी धर्म में जा सकता है। सभी धर्मों, सर्वधर्म की यहाँ बात अपने कह सकते हैं, सर्वधर्म कहना कोई गलत नहीं होगा। पंथ निरपेक्षता किसी भी पंथ को यानी कि किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं है। हम देखते हैं कि भारत का राज्य भाषा कौन सी है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, इस प्रकार से हम ये नहीं डिसाइड है कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है, राष्ट्रीय धर्म कौन सा है, क्योंकि हम सभी धर्मों को मानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है समाजवाद। देखो समाज जो है, समाज में व्यक्ति और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये मानवीय प्रक्रिया है, मनुष्य है, तो यहाँ एक समाज होगा। तो समाज में सभी को समानता, हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सभी को समान रखा गया है, यानी कि समाजवाद भी हमारे संविधान की विशेषता है। उसके बाद में मैं 8 नंबर की बात करूं तो स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ ये हुआ कि हमारे जो न्याय की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है स्वतंत्र रखा गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और स्वतंत्र रखने का मतलब निष्पक्ष निर्णय दे सके, निष्पक्ष न्याय कर सके, स्वतंत्र रखा गया है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं संविधान की विशेषताओं की, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट जो है 9 नंबर की अपने बात करते हैं, 8 ने कर ली है, ठीक है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, अपने लिखते हैं। देखो आगे की मैं बात करूं तो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। देखो कुछ देशों में प्रावधान है कि दोहरी नागरिकता है, जैसे मैं अमेरिका की बात करूं तो वहाँ कैंटन की भी सदस्यता है, नागरिकता है, और अमेरिका यूएसए की भी नागरिकता है। और यहाँ जो है एकल नागरिकता है, यानी किसी राज्य का नागरिक न होकर के वो देश का नागरिक है, भारत का निवासी है, हम भारतीय हैं, न कि किसी स्टेट से पर्सनली कोई संबंध रखते हैं। तो एकल नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया, नागरिकता का प्रावधान किया गया, एकल नागरिकता। इससे यह जो है भारतीय संविधान की जो विशेषता है, इससे हमारे भारत की एकता प्रदर्शित होती है, ठीक है ना, इससे हमें ये एकता प्रदर्शित होती है। उसके बाद में 10 नंबर की मैं बात करूं तो संघात्मक व एकात्मक का मिश्रण,
एकात्मक का मिश्रण, संघात्मक व एकात्मक का मिश्रण, ठीक है ना। संघात्मक शक्तियों का विभाजन है, यानी कि केंद्र और राज्य अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई है, उनको बांटा गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। एकात्मक जहां शक्तियां एक हो, कुछ ऐसे प्रावधान है जहां एकात्मक है। तो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता में दोनों गुण है, संघात्मक भी है, एकात्मक भी है। संघात्मक की अपने बात करते हो तो अलग अलग विषयों की बात चलती है, शक्तियों का विभाजन है। जबकि एकात्मक की अगर मैं बात करूं, एकात्मक की बात करते हैं तो आपातकालीन जैसे प्रावधान है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है, न्यायपालिका संबंधी प्रावधान है। तो ऐसे जो प्रावधान जो है वो सारे के सारे किसमें, एकात्मक में है। तो एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण पाया जाता है भारतीय संविधान में। अब इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि जो राज्य हैं, राज्यों के निर्माण के लिए नीतियां बनाई गई है। लोक कल्याणी राज्य की बात की गई है, गांधी जी की बात करें अपने तो राम राज्य की बात की गई है। तो उन राज्य को चलाने के लिए नीतियां जो है वो उसमें समावेश है, यानी क्या क्या प्रावधान होने चाहिए उसकी इसमें कहा गया है। अब उसके बाद में 12 नंबर आती है सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु के बाद जो है वो उसको मत देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। वयस्क जो नागरिक हैं वो मत देने का अधिकार है, कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, वो राजनीतिक या किसी जो है प्रणाली क्षेत्र में भाग ले सकते हैं। उसके बाद में आता है नंबर 13 विश्व शांति का समर्थक। देखो विश्व शांति का समर्थक, इसका विवरण हमें संविधान के अनुच्छेद 51 में मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 51 में मिलता है। विश्व शांति का समर्थक है, हम शांति बनाए रखते हैं, हम कभी भी किसी भी देश पे हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, और अगर कोई देश अपने देश पे यानी कि हमारे पे आक्रमण करता है तो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से विश्व शांति का एक प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर शांति समर्थक देश है। वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा है उस पर आधारित हैं, और हमारा देश जो है एक परिवार की तरह है। तो इस प्रकार से ये है। उसके बाद में आपके आगे आते हैं नंबर नेक्स्ट की बात करूं, विशेषता की बात करूं, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन प्रावधान भी है। अगर देश में किसी तरह से कोई संकट आ जाता है, चाहे वित्तीय संकट हो, चाहे बाहरी आक्रमण से संबंधित हो, युद्ध क्षेत्र से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का अगर संकट हमारे देश में आ जाता है तो ये प्रावधान किया गया है कि उस समस्याओं का हम बड़ी आसानी से, सरलता से सामना कर सकें। ये एक विशेषता है भारतीय संविधान की कि संकट के समय हमारी जो प्रणाली है वो बिल्कुल समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहती है। नेक्स्ट की अपने बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है। न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका रखी हुई है और जो न्याय है वो निष्पक्ष है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश स्वतंत्रता या स्वतंत्र न्यायपालिका या किसी भी प्रकार का विधान पैदा होता है तो उस पे हम दोबारा से विचार कर सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जो न्याय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उस पे दोबारा से विचार करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन, दोबारा से अवलोकन करने का प्रावधान भी हमारे संविधान में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करूं तो संविधान संशोधन।
संविधान संशोधन की भी प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में दिया गया है कि हमारा जो संविधान है उसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई परिवर्तन करने की जरूरत पड़े तो हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विशेषताएं जो है वो आपके सामने भारतीय संविधान की काफ़ी मिश्रण है इसमें सभी का, इस प्रकार से ये। उसके बाद अगर आप बात करें अपने तो गणतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। उसके बाद में अगर बात करें लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब है कि हमारा जो देश है, देश का जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन किया जाता है, ठीक है ना, उसका निर्वाचन किया जाता है। राजतंत्र व्यवस्था नहीं है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में लोकतंत्र लोगों के द्वारा जो तंत्र है लोगों के द्वारा बनाया गया है, तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है जहां सरकारों का चुनने का अंतिम अधिकार है जो वो जनता को है। इस प्रकार से ये आपके सामने भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। तो इसी के साथ ये भारतीय संविधान की विशेषताएं कंप्लीट हो जाती है। आगे नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपको नहीं समझ में आता है किसी भी बिंदु या किसी भी विषय पे, तो आप निश्चित होकर मुझे कमेंट डाल सकते हैं। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।